आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आदाब, वड़कम, सत श्री अकाल। मैं हूं मसमलंग आरजे श्वेता और आज रेडियो डॉक्टर में टॉपिक लेकर आई हूं मैं स्पेशल ऑन योगा। एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग गुरु गुलशन कुमार, और आप योग से जुड़े जितने भी सवाल हैं उनके जवाब पा सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज हमारे फोन नंबर है 23421084 और 23422346। दिल्ली और एनसीआर के बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो 011 का कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल 9868107070 पर। तो आप अपने सवाल भेजिए और पूछिए। शक्ति सच में इंसान को मिल जाती है अगर आप अंदर से सोचें तो, और वही अंदर से शक्ति मिलती है योग से। जो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से योग से आप और ज्यादा शक्ति पा सकते हैं। और एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योग गुरु गुलशन कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। इस कार्यक्रम के सुनने वाले सभी लिसनर को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, अगर आप अपने कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं योग से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421084 या फिर 23422346। 011 का कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 पर। डॉक्टर साहब, हमारे पास सबसे पहला जो सवाल होता है योग से रिलेटेड वो यही होता है कि आखिर जो ये योग होता है वो मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना लाभकारी है। योग विषय की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है जी। भारत में जन्मा योग आज विश्व के कोने कोने में पहुंच चुका है। और जहां तक मानव जीवन में योग की उपयोगिता की बात आप कह रहे हैं, मानव जीवन में योग का महत्व बहुत अधिक है। क्योंकि यदि तन हमारा स्वस्थ नहीं है, मन हमारा स्वस्थ नहीं है, तो फिर जीवन के कोई मायने रह नहीं जाते। और जब हम योग करते हैं, योग तन और मन दोनों को जोड़ने का काम करता है। योग का अर्थ ही जोड़ना होता है जी। तन, मन और हमारी जो तन और मन को जोड़ने वाली जो प्राण शक्ति है वो हमारे तन और मन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे जैसे हम योग करते हैं, हमारी जो प्राण ऊर्जा है उसका विकास होता है, प्राण ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। और जैसे जैसे हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, हमारा तन और हमारा मन दोनों ही स्वस्थ होते चले जाते हैं। इसलिए यहाँ ये कहा जा सकता है प्राण ही शक्ति है जो तन और मन को जोड़ती है। बिल्कुल जोड़ती है। और इसी तरह से हम और हमारे जो लिसनर हैं वो भी जुड़ते हैं। और हमारे साथ फिलहाल कौन से लिसनर हैं जान लेते हैं, उनके सवाल को भी जानते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? श्वेता जी को नमस्कार और योग गुरु को मेरा सादर प्रणाम। जी प्रणाम जी। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे डिहाइड्रेशन, आई कंजेशन और स्किन डिसीज, तो योगा में ऐसे कौन कौन से आसन होते हैं जिससे हम इनसे बच सकते हैं? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। रोग किसको लगेगा? जिसका शरीर कमजोर होगा, जिसके तन की शक्ति कमजोर होगी। ज्यादातर उन्हीं लोगों को रोग लगा करते हैं। रोग के शिकार वही लोग होते हैं जिनकी शक्ति कम है। और यदि आप योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो वाइटलिटी है, आपकी जो जीवनी शक्ति है, वो बहुत योग करते हुए अच्छी होती चली जाती है। जिसके कारण आपको जो आइस डिसीज हो जाती हैं, कई बार स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इन सब से जो बचाने वाला कार्य है वो आपको योग के माध्यम से मिलता है। यदि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टिव रहता है, आपके अंदर जो गंदगी को बाहर निकालने वाला उत्सर्जन तंत्र है वो यदि एक्टिव है और वो गंदगी शरीर के अंदर जमा नहीं होती, तो फिर
आप रोगी हो नहीं सकते, क्योंकि रोग की शुरुआत जो होती है वो हमारे भीतर से होती है। और जब भीतर हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बहुत अधिक मात्रा में जमा होने लगते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट संचित हो जाते हैं, तो पहले वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर डिपॉजिट होते हैं और फिर उसका रिफ्लेक्शन हमारे स्किन पर, आईज पर देखने को मिलता है। और यदि आप योग करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, और जैसे जैसे आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है तो आप अनेक प्रकार की स्किन डिजीज से अपना बचाव कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने पेट का भी ध्यान रखना है। पेट को भी आप सुपाच्य भोजन आप लीजिए, जो ज़्यादा देर में हजम होने वाले भोजन है वो ना लें, और जितना भी सुपाच्य भोजन आप लेंगे तो आपका पेट का सिस्टम भी ठीक रहेगा और आपके पेट के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिपॉजिट नहीं होंगे। जी, ये तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप कॉल कर रही हैं और अपना सवाल पूछिए। यस मैम, नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रही हैं और अपना सवाल पूछिए। जी, मैं नजीराबाद से बात कर रही हूँ। जी, आपका सवाल पूछिए। जी, मम्मी को कैल्शियम की कमी थी और मम्मी का वजन 77 है। जी, मम्मी किस तरह का योग कर सकती है? थायराइड भी है जी, कमर में और घुटनों में भी बहुत ज्यादा दर्द है। मम्मी को जितने की बात उठा नहीं जाती। जी, ठीक है। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर मम्मी को आपके थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारी छोटी छोटी योग की विधियां हैं जिनको हम करके थायराइड की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। एक योग में आता है सुप्त वज्रासन है, लेकिन आपने बताया कि मम्मी को घुटनों में भी प्रॉब्लम है, कमर में भी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में सुप्त वज्रासन नहीं किया जा सकता। लेकिन थायराइड की प्रॉब्लम के लिए एक आसन किया जा सकता है, जालंधर बंध कहते हैं इसे, जालंधर बंध कहते हैं। इसमें सांस भर के ठोडी को कंठ के साथ लगा दिया जाता है। जैसे ही ठोडी के साथ कंठ को लगा दिया जाता है तो हमारी थायराइड जो ग्रंथियां हैं वो इससे स्टिमुलेट होती हैं। स्टिमुलेट हो जाने से थायराइड ग्रंथि से बनने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसके करते करते कुछ दिनों के बाद जो थायराइड की समस्या रहती है वो ठीक होने लगती है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद पद्धति के अनुसार अगर देखें तो धनिया जो होता है, धनिया जिसको हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, धनिये की कुछ पत्तियां ले लीजिए और धनिये की पत्तियों को अच्छा सा पीस करके पेस्ट बना लें, और पेस्ट बना करके उस धनिये को पानी में घोल करके सिप सिप करके ले लेना चाहिए। ऐसा करने से धनिये के अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो हमारे थायराइड ग्रंथि के दोषों का निवारण करती है। इसके अतिरिक्त सीधे लेट करके गर्दन को पीछे फोल्ड करके भी इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि बहुत अधिक यदि तनाव रहता है तो तनाव को दूर करने के लिए कुछ ध्यान की विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान की विधियों में अपनी किसी भी सुखदायक आसन में बैठ जाएं और उसके बाद फिर बैकबोन बिल्कुल सीधी करें, गर्दन बिल्कुल सीधी करें और फिर सांस के ऊपर पूरा फोकस करते हुए अपनी आती जाती सांस को देखते जाएं, आती जाती सांस को देखते जाएं। इस तरह से थायराइड जैसी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं और जानते हैं वो कौन है। हेलो नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप बोल रहे हैं और अपना सवाल पूछिए।
राजेश खन्ना, हैप्पी ईश्वर कॉलोनी, जालंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ। योग गुरु जी को प्रणाम करूंगा सबसे पहले मैं। आपको भी सादर प्रणाम खन्ना जी। आप बताइए आपका प्रश्न क्या है? योग गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि मैं 24 जून को 52 का कंप्लीट हो जाऊंगा। ठीक है और मार्केटिंग जॉब है जी। तो कुछ हल्का सा मेरा ना पेट आगे बढ़ गया है, स्टमक थोड़ा कमी बढ़ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि स्लिम रहने के लिए योग गुरु जी मुझे ऐसे टिप्स दे ताकि मैं वो सी अवस्था में वापस आ जाऊँ। 5 फुट 3 इंच कद है और 78 मेरा वजन चल रहा है इस समय। देखिए, आपने जो पेट बढ़ने की बात कही है, तो एक तो सबसे पहले जब आप भोजन ग्रहण करते हैं उस समय आप भोजन के साथ बिल्कुल भी ठंडा पानी ना पिएं। इस तरह से जब आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे तो आपके पेट की काफ़ी हद तक समस्या ठीक होने लग जाएगी। और दूसरा ये है कि जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले हरी सलाद, जो भी हमारे मौसम के अनुसार जो भी सलाद वाली चीज़ें हमें मिल जाएं, खीरा है, टमाटर है, वो आप खाना खाने से पहले एक बड़ी प्लेट पहले सलाद ले लें। उसके बाद जो भी आपको 2 रोटी या 3 रोटी लेनी है उसके बाद लेना शुरू करें जी। तीसरी बात यह है कि जो आहार है वो समय पर लेना चाहिए। दोपहर का समय जो उपयुक्त योग के अनुसार माना गया है वो 2 बजे से पहले दोपहर का भोजन हो जाना चाहिए। दोपहर के बाद कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कोई 3:30 बजे दोपहर का भोजन ले रहा है, कोई दुकानदार है वो 4 बजे भोजन ले रहा है। तो ऐसे में अगर भोजन की व्यवस्था हमारी गड़बड़ है तो हमारे शरीर की व्यवस्था भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको योग के अनुसार यही कहा गया है कि आप योगी बने। योगी बनने का मतलब है कि आप योग के नियमों का पालन करें। इस तरह से आप थोड़ा सा भोजन में सुधार करें। रात्रि का भोजन भी सायंकाल सूर्य अस्त होने से पहले ले लें तो अच्छा है। यदि प्रैक्टिकल ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो 8 बजे से पहले, 8 बजे के लगभग आप रात्रि का भोजन दोपहर के भोजन से आधा करें। मान लो दोपहर को आप 4 रोटी खाते हैं तो रात्रि को 2 ही खाएं। तो इससे आप देखेंगे कि आपके शरीर में अद्भुत परिवर्तन होते चले जाएंगे। योग गुरु जी, मुझे सुबह का नाश्ता मैं करता नहीं, तो मैं तो नियंत्रण करना चाहता हूँ अपने वजन पे। तो मैं सुबह का नाश्ता नहीं करता, मैं सीधे लंच करता हूँ। और जैसे आपने बताया 4 रोटी और रात को 2 रोटी, तो नहीं, ये एग्जाम्पल दिया है मैंने। नहीं, मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं इसी पे पालन कर रहा हूँ इस समय जी। तो कोई ऐसा कोई योग है, कोई ऐसा व्यायाम है? आप इसमें योग की मदद ले सकते हैं। सुबह आप योग करें, कम से कम 40 मिनट्स का योग जरूर अपने जीवन में शामिल करें, जिसमें प्रमुख आसन है पेट को कम करने के लिए। पादहस्त आसन है, ये आसन खड़े होके किया जाता है। पैर मिला करके दोनों हाथ ऊपर करें और फिर फ्रंट बेंडिंग करते हुए आगे झुक के दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को स्पर्श करें। ऐसे बार बार 10-15 बार ऊपर हाथ करना, फिर आगे झुक करके दोनों हाथों को पैरों के अंगूठों के साथ मिलाते हुए पेट पे दबाव ऐसा करने से बार बार पड़ता है। जो आपने भोजन में एक्स्ट्रा कैलोरीज ली हैं वो एक्स्ट्रा कैलोरीज का सरप्लस ही फैट बनता है। और यदि आप योग करते हैं, पादहस्त आसन करते हैं, धनुरासन करते हैं, पश्चिमोत्तान आसन करते हैं, इन आसनों के प्रभाव से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होता है। और जब मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली आपका पेट कम होना शुरू हो जाता है। कपालभाति भी कर सकता हूँ योग गुरु जी? हाँ, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कपालभाति कर सकते हैं। अगर
है तो फिर नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम। जी धन्यवाद आपका फोन कॉल करने के लिए। आपका भी धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। तो ये हमारे कॉलर्स थे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से सवालों के साथ और उनके जवाबों के साथ आपके पास हाजिर होंगे। 102.6 रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। मैं हूँ मस्त मलंग आरजे श्वेता। स्टे ट्यून। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, दुआओं में हमेशा यही मांगा जाता है कि स्वस्थ रहें और खुश रहें, और खुश तब रह सकते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं, हमारे अपने स्वस्थ होते हैं। इसी विषय पर जो है आज हम बात कर रहे हैं, योग के ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि योग आप अपने जीवन में लेकर आते हैं तो वो आपको स्वस्थ रखता है और खुश रखता है। योग भीतर से आनंद, स्वस्थ और शांति तीनों चीजें लेकर आता है। तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट है वो है योग गुरु गुलशन कुमार, और योग गुरु जी हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ चुके हैं। जानते हैं उनका सवाल। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रहे हैं, बताइए। रघुवीर सिंह अंबाला से बोल रहा हूँ मैडम। जी अपना सवाल कीजिए। मेरे मैडम 2 सवाल हैं। एक तो नॉर्मल ब्रीथिंग हम तो लेते ही है बिना योग किए हुए, एक योग के द्वारा लेते हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर है? जी योग गुरु। दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे सुबह सुबह योग करने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि बच्चों का इधर सब बहुत काम रहता है, तो हम दोपहर में या दिन में जब उस समय योग कर सकते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जी, तो इस सवाल का जवाब हमारे योग गुरु जी देंगे। रघुवीर जी, आपने जो डिफरेंस पूछा है कि एक सामान्य सांस हम लेते हैं और एक योग के द्वारा सांस लेते हैं, दोनों में फर्क इतना ही है कि आप सामान्य सांस लेते हैं, एक निश्चित मात्रा तक ऑक्सीजन आपके भीतर जाती है। निश्चित मात्रा यानी 300 से 500 सीसी वायु हम अपने फेफड़ों में ले पाते हैं। और जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे 4 गुना से लेके 9 गुना तक प्राण वायु हमारे शरीर के भीतर जाती है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हमारी जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर हैं। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाती है तो हमारे शरीर के सेल्स उतने ज्यादा एक्टिव और हेल्थी रहते हैं। ये डिफरेंस है। और जहां तक आपने पूछा है कि सुबह समय नहीं मिल पाता, शाम को समय मिलता है, तो शाम को आप प्राणायाम और योग की विधियों को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि शाम को जब भी आप योग करें तो खाना खाने के 4 घंटे के बाद शाम को करें। जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और योग से रिलेटेड अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। योग गुरु जी, मेरा एक ये सवाल है कि हम लोग प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, कपाल भारती या अनुलोम विलोम करते हैं, फिर भी बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि जब से हमने ये शुरू किया है हमें और प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो क्या इसको गलत तरीके से करने की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं? अगर प्राणायाम करना है या कपाल भाती और अनुलोम विलोम करना है तो कैसे और कितनी देर तक करें? शुरुआत हमेशा जो है किसी की गाइडेंस में ही करनी चाहिए। किसी योग टीचर या योग गुरु के गाइडेंस में योग या प्राणायाम की शुरुआत करनी चाहिए। और जहाँ तक बात आप ये कह रहे हैं कि जब से ये प्राणायाम की क्रियाएं शुरू की गई हैं उससे उनकी शारीरिक समस्याएं बढ़ गई हैं, ऐसा तब हो सकता है जब प्राणायाम कोई गलत तरीके से कर रहा है। जिस विधि से प्राणायाम किया जाना चाहिए उसके विपरीत कोई व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से प्राणायाम करने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में शरीर में कुछ समस्याएं और विकृतियां पैदा हो सकती हैं। और अदरवाइज अगर आप ठीक से प्राणायाम करते हैं तो आपकी बहुत सारी जो शारीरिक समस्याएं हैं, शारीरिक दिक्कतें आ रही हैं, वो आपकी बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि लोगों को तनाव रहता है और डिप्रेशन रहता है, हार्ट प्रॉब्लम रहती है, वो भी प्राणायाम करते करते ठीक हो जाया करती हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। हेलो,
जी हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं, अपना सवाल मैं कीजिए। निरंजन चाय के हापुड़ से बोल रहा हूँ मैडम जी। ये गुरु जी को मेरा नमस्कार, आपको नमस्कार। नमस्ते निरंजन जी। गुरु जी एक बात बताइए, आप मुझे योग द्वारा शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है क्या? शुगर को योग के माध्यम से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता ही नहीं, बल्कि योग के द्वारा आप डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं जी। और इसको करने के लिए आपको कुछ योग के आगे झुकने वाले आसन लेने हैं, कुछ जैसे मयूर आसन है। हाँ, मयूर आसन सभी लोग तो कठिन आसन है, ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो जरूर करें। मयूर आसन करने से आपको लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त 2-3 आसन में बड़े अच्छे ढंग से कर लेता हूँ। तो पद्मासन कर लेता हूँ, ठीक है, और एक मयूर आसन कर लेता हूँ। हाँ जी, और एक आपका सर्पासन कर लेता हूँ बहुत जी अच्छे ढंग से। बहुत अच्छा। और एक ये पैर उठा के गर्दन पे ले जाता हूँ बहुत आराम से। हाँ नहीं, ये सारे आसन जितने आप करना जानते हैं ये बहुत अच्छी बात है। इनके साथ साथ आप एक अर्ध मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन और ऐड कर लीजिए। इसके करने से आपका शुगर लेवल धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। साथ साथ आप अपने आप को तनाव से बचाएं। तनाव बढ़ने से शुगर, हाँ तनाव से बचा रहता हूँ बस, ठीक है, इतना आप कर लेंगे तो आपको ये समस्या हल हो जाएगी। जी, और हमारे पास मैसेज भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो अब मैसेज की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो क्या जानना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून मैम और गुड आफ्टरनून योग गुरु जी। पिंटू साहा का हमारे पास मैसेज आया है गंगाधरपुर, हावड़ा, वेस्ट बंगाल से, और वो ये कहते हैं कि वुड लाइक टू नो हाउ वी शैल कीप आवर हार्ट स्ट्रांग एंड हेल्दी विद द हेल्प ऑफ योग एंड प्राणायाम। वो अपने दिल को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं और किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं। हार्ट की बहुत सारी समस्याओं को लोगों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जीवन शैली कुछ ठीक से नहीं हो पाने के कारण हार्ट में कुछ समस्या आती है। आहार पद्धति हमारी ठीक नहीं है, आहार का लेने का समय ठीक ना होने की वजह से भी हार्ट में कई बार प्रॉब्लम्स आती है। कई बार ओवर स्ट्रेन हार्ट के ऊपर पड़ता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, वो ज़्यादातर स्ट्रेस अपने हार्ट पे ले लेते हैं। इस तरह की समस्याओं से योग के माध्यम से बचा जा सकता है। प्रातःकाल कुछ यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं जरूर कीजिए, जिसमें गर्दन की क्रियाएं हैं, कंधों की क्रियाएं हैं, बाह की क्रियाएं हैं। इसके अलावा ताड़ासन जरूर कीजिए। इसका सीधा प्रभाव हमारे चेस्ट के ऊपर आता है, हार्ट के ऊपर पड़ता है। इसके अतिरिक्त आप कुछ प्राणायाम जरूर करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। इन प्राणायाम के करने से आपके हृदय को एक नई शक्ति मिलती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और हमारे अगले जो लिसनर है जिन्होंने मैसेज किया है वो ये जानना चाहते हैं, राजेंद्र ने हमारे पास मैसेज किया। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें थायराइड है और किस तरह से योग करना चाहिए, कौन सा रोग करना चाहिए ताकि उनका ये थायराइड सही हो सके। देखिए, थायराइड का जो संबंध है वो तनाव से है। यदि आप बहुत दिनों से तनावग्रस्त रहते हैं तो आपको कुछ समय के बाद थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड दो तरह का हो सकता है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड। ज्यादातर केसेस में देखा गया हाइपोथायराइड ज्यादातर लोगों को होता है, जिसमें व्यक्ति का वजन बढ़ता चला जाता है और अन्य कई तरह की समस्याएं शरीर में आनी शुरू हो जाती हैं। तो थायराइड की समस्या, पहले भी एक कॉलर ने ये क्वेश्चन किया था, तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि धनिया को पीस लीजिए। जो हरी धनिया की पत्तियां होती हैं उनको पीस लीजिए। पीस करके उसका 1 टीस्पून पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट को आप 1 गिलास पानी में घुलनशील करके आप सिप सिप करके पिएं। इसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके थायराइड फंक्शन को अच्छा करती हैं। दूसरा, एक सर्वांग आसन आप कर सकती हैं। ये सीधे लेट करके दोनों टांगों को ऊपर उठा करके ठोडी को कंठ के साथ लगा दिया जाता है। इस तरह से आप किसी योग गुरु के निर्देशन में इसका अभ्यास करें। इसके अलावा एक सुप्त वज्रासन और मत्स्य आसन करें। इससे आपकी थायराइड की समस्या का समाधान मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि थायराइड आज के टाइम पे बहुत ही
कॉमन सी बीमारी हो गई है, हर दूसरे इंसान को है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस एक सवाल से काफी लोगों को फायदा मिला होगा। और जिस तरह से योग गुरु ने हमें इतने अच्छे से आंसर दिया है, बताया है कि कौन कौन से योग करने चाहिए, तो वो आप जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है उषा जी का। वो चंडीगढ़ से मैसेज करती हैं। वो कह रही हैं कि उन्हें हाई बीपी है और उन्हें कमर दर्द भी रहता है, और उन्हें कपालभाति करनी चाहिए या नहीं? हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में कपालभाति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर कपालभाति का प्रयोग करेंगे तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा हाई हो सकता है। आपको केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, और साथ साथ शवासन कीजिए, रिलैक्सेशन कीजिए। जितना आप रिलैक्सेशन करते जाएंगे आपका ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। जी, सुधीर सिंह जी हमें मैसेज कर रहे हैं कुटुबाग से, और वो कहते हैं कि नमस्कार, मैं अभी उन्होंने टेस्ट करवाया है और उनका यूरिक एसिड जो है वो 0.2 बढ़ गया है, 7.9 हो गया है, और इसके लिए वो उन्हें क्या करना चाहिए और कौन सा जो है योग करना चाहिए? वो मॉर्निंग वॉक ठीक है या नहीं? ठीक है, मॉर्निंग वॉक करें तो अच्छी बात है। साथ साथ कुछ जोड़ों से संबंधित, जो जॉइंट से संबंधित यौगिक विधियां हैं उनका प्रयोग जरूर करें। जैसे यूरिक एसिड की जो समस्या जब बढ़ जाती है तो घुटनों में दर्द या पैरों में दर्द, कंधों में दर्द, कोहनी में दर्द, हाथों की उंगलियों में दर्द आदि की शिकायतें आती हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाने से गाउट भी हो जाता है, पैर के अंगूठे में भी दर्द लोगों को होने लगता है। ऐसी कंडीशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिन चीजों में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है वो प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली चीजों को धीरे धीरे कम करिए। पनीर ना खाएं, आप ज्यादा दालें ना खाएं, विशेषकर हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें। इसके अतिरिक्त ज्यादा मात्रा में जल का सेवन करें। जल का सेवन करने से आपकी यूरिक एसिड की समस्या ठीक हो जाएगी। ज्यादातर लोग जो पानी कम पीते हैं, यूरिक एसिड की समस्या ज्यादातर उन्हीं लोगों को होती है। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है और अपना सवाल कीजिए। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा सवाल ये है कि जो बॉडी के अंदर हमारे मस्कुलर पेन रहता है ज्यादा करके पूरे बॉडी में, वो योगा के थ्रू पूरा मस्कुलर पेन जा सकता है क्या? 100%। और ये मस्कुलर पेन जो होता है वो खास किस वजह से होता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मस्कुलर पेन होने के। लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, जो लोग ज्यादा आराम करते हैं उनको मसल्स में अक्सर पेन होने की शिकायतें हो सकती हैं, और अन्य कई बार कुछ मेडिकल जांचें कराने के बाद पता चल सकता है कि किन कारणों से हैं। लेकिन यदि आप योग के माध्यम से कुछ योगिक एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देंगे तो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ डे बाय डे इम्प्रूव होती चली जाएगी, और जैसे जैसे आप योग करेंगे आपका जो मसल्स पेन है वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम पवन नाम है जी, आपका सवाल? सर, मेरा पेट जो बाहर निकला हुआ है। अच्छा, पेट बाहर निकला हुआ है, तो पेट अंदर करने के लिए, जैसे आप पहले भी जवाब दे चुके हैं, आज के ये कॉमन एक प्रॉब्लम हो गई है, सबके पेट बाहर निकल गए हैं। पवन जी, आप भोजन करते समय जल का सेवन बिल्कुल ना करें। जो लोग भोजन करते समय ठंडे पानी का सेवन करते हैं अक्सर उनका पेट बाहर निकल जाता है, पेट फूल जाता है। दूसरी बात यह है कि आप थोड़े समय 60 मिनट या 40 मिनट प्रतिदिन योग को समय दीजिए। जैसे जैसे आप 60 मिनट योग करना शुरू कर देंगे तो आपके पेट के ऊपर जो चर्बी का जमाव बढ़ता जा रहा है वो कम होता चला जाएगा। उसमें प्रमुख आसन है पश्चिमोत्तानासन सीखिए, पादहस्त आसन करिए, भुजंग आसन कीजिए, उष्ट्रासन कीजिए। एक और मैसेज आया है और वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि वात कम करने के लिए कौन सा योग कर सकते हैं? वात, पित्त और कफ तीनों को सम अवस्था में रखने की बात आयुर्वेद में कही गई है जी। और जब आप अपना योग करना शुरू करते हैं,
आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसके साथ साथ आपको अपने आहार में भी परिवर्तन लाना होता है। जब तक आप आहार में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आपका वात दोष मिट नहीं सकता। तो आप अपने आहार में सुधार लाइए, संतुलित आहार लीजिए और समय पर आहार लीजिए। ऐसा करेंगे तो अनिश्चित रूप से आप वात संबंधी रोगों से अपना बचाव कर सकेंगे। और ऐसा कौन सा योग है जो आप कर सकते हैं जिसकी वजह से वात, पित्त या कफ जो है वो दूर हो सके? इसमें आया है सम दोषा सम अग्निश्चा सम धातु मलय क्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्था अति अभिधीयते। ये सुश्रुत की एक बहुत सुंदर स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई है कि जिसमें हम वात पित्त कफ को सम रखें, यानी इक्वल होना चाहिए। अगर ये घट बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में परेशानियां आती हैं। तो आप सबसे अच्छा है कि आप अगर रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं या कोई अन्य तरह का तेल इस्तेमाल करते हैं, उस रिफाइंड या अन्य तरह के जो चिकनाहट पैदा करने वाली चीजें हैं उनको सेवन करना बंद कीजिए। केवल सरसों का तेल एक ऐसा तेल है जिसका सेवन करने से आप वात, पित्त और कफ दोनों को सम अवस्था में ला सकते हैं। जी, और एक और सवाल है हार्दिक का, और ये पूछना चाह रहे हैं विशाल, जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें मैसेज भेजा है। उनकी दादी की उम्र जो है वो 66 वर्ष है और उनके घुटने में बहुत दर्द रहता है। उनके लिए कौन कौन से योग कर सकते हैं? घुटनों के दर्द होना एक आम समस्या है और दादी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा और उनसे ये आप कह सकते हैं कि जितना वो हो सके थोड़ा सा घुटनों को गति अवश्य दें और घुटनों से संबंधित कुछ योग क्रियाएं कराई जाती हैं जिसको हम रेडियो के माध्यम से उसका वर्णन तो नहीं कर पाएंगे पूरी तरह, क्योंकि अगर वर्णन किया तो आपने कराने में कोई गलती कर दी तो दिक्कत और बढ़ सकती है। तो योग का नाम बता सकते हैं सर? घुटना संचालन विधि है कि आप दोनों पैर मिला के खड़े हुए और कोई दीवार का सहारा लेकर के या आधा घुटना मोड़े फिर सीधा कर दें, आधा घुटना मोड़े या सीधा कर दें। ऐसे कुर्सी की बैक को पकड़ के भी दादी जी उसको आधा घुटना मोड़े सीधा करें, आधा घुटना मोड़े सीधा करें। इसको कहते हैं घुटना संचालन विधि। ऐसा यदि करते हैं तो उनके घुटनों में एक नई शक्ति पैदा हो जाएगी और उनके घुटनों में धीरे धीरे दर्द समाप्त हो जाएगा। जी, एक और मैसेज है और वो कहती हैं गुड आफ्टरनून। वो रिधम त्यागी बात कर रहे हैं, सहारनपुर से उन्होंने मैसेज भेजा है। वो पूछना चाहती हैं कि किस तरह से वो अपने माइंड पावर जो है योग के द्वारा और थिंकिंग पावर, कंसंट्रेशन, किस तरह से वो और भी अच्छा कर सकती हैं ताकि उनके अंदर और बाहर दोनों से जो है वो मजबूत बन सके। ये 4th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। और रिदम, मेरी तरफ से आपको यही कहना है कि आप अपनी माइंड पावर, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए कुछ प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो किसी योग गुरु के शरण में जाके आप सीख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप मेडिटेशन का अभ्यास करें। किसी भी अच्छे योग सेंटर में जाएं और वहां पर आप मेडिटेशन की विधियों को थोड़ा समझें, सीखें, तो जिसके करने से आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो अच्छी होती चली जाएगी। तो ये तो बहुत सारे हमारे सवाल हुए, बहुत सारे जवाब मिले और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी आप सबके सवाल हैं उनका योग गुरुजी एकदम सही जो है वो जवाब दे रहा है और आप लोग संतुष्ट होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर से होंगी ढेर सारी बातें। जुड़े रहिए 102.6 रेनबो के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जब हम दौड़ भाग की जिंदगी में भागते हैं योग से और फिर हमारी जिंदगी में डिप्रेशन, बीमारियां ये सब घर कर जाती हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में हर रोज योग को करते हैं तो फिर आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये गारंटी है। और हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट के तौर पर
योग गुरु गुलशन कुमार, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल ऑन योगा। और इसी पर हमारे साथ बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं। और योग गुरु जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार मैम जी। जी नमस्कार, अपना सवाल कीजिए, अपना नाम बताइए। बार बार नमस्कार है जी, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, नमस्कार अच्छा लगा सुनकर। कि मेरा क्वेश्चन है, मुझे करीबन 25 साल हो गए हैं। मुझे पहले बवासीर थी, ब्लीडिंग बहुत आती थी और मैं कुछ नहीं कर पाता था। करीबन 1.5 साल से फिर एक भले मानस ने मुझे दवाई दी, उसके बाद ब्लड तो नहीं आया, लेकिन मेरी गुदा से मांस बहुत बाहर ही रहता। अब भी 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे बहुत लैटन में लग जाता है। उसकी वजह से मैं सारा दिन कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, बेकार हो चुका हूँ मैं सही मायने में। क्या आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है? हाँ, मैक्सिमम कभी पेट खराब हो जाता है, कभी कब्ज हो जाती है, कभी मेरा गैस बन जाती है, सिर में चढ़ जाती है। देखिए, कब्ज ही सब रोगों का मूल कारण माना गया है, तो आपको कब्ज को दूर करने के कुछ उपाय पहले कर लेने चाहिए, ताकि ये जो बवासीर के कारण आपकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, आपको हीमोग्लोबिन भी डेफिनेटली कम हो गया होगा। जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको रात्रि को सोते समय थोड़ा त्रिफले का सेवन करें। दिन में आप ऐसे विरेचन वाली चीजें सेवन कर सकते हैं, जैसे पपीता ज्यादा आप खा सकते हैं। पपीता खाने से आपका कब्ज का निवारण होगा। जब बेल आती है, पत्थर बेल जो आती है, पत्थर बेल का गुदा आप खाएं, इसके लेने से आपका कब्ज का निवारण होता है। इसके साथ साथ कुछ योग करें, जैसे भुजंग आसन। भुजंग आसन का अभ्यास करने से कब्ज दूर हो जाता है। इसके साथ साथ बवासीर जैसे हो गई, आपने कहा भगंदर हो गया, मांस बाहर लटक जाता है, ऐसी कंडीशन में योग में एक मूल बंध की बात कही गई है। मूल बंध के अंतर्गत गुदा को ऐसे सिकोड़ करके थोड़ी देर भींच के रखते हैं, फिर थोड़ा ढीला कर देते हैं। इस विधि को आप दिन में कई बार कर सकते हैं। जब एक बार करें तो कम से कम 3-4 मिनट बार बार गुदा का सिकोड़ना और बार बार गुदा को ढीला करें। ऐसा करने से आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जो है जवाब मिल गया होगा, और हमें फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योग गुरु जी, सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, आते ही रहेंगे, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ समस्या है, लेकिन वक्त जो है वो हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है। जाते जाते आपसे सिर्फ यही जानना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है और स्पॉन्डिलाइटिस है, माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सब एक कॉमन बीमारियां हो गई हैं आज के टाइम में। तो अगर आप इनके लिए कोई योगासन बता सकें जो आसानी से हर कोई कर सके। जहाँ तक डिप्रेशन और एंजाइटी की बात आई है, उस कंडीशन में ये देखा गया है जो लोग बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, तनावग्रस्त रहने के बाद काफ़ी दिन तक यदि वो तनाव में रहते हैं और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती है और वो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों से इंटरेक्शन करें, बातचीत करें, अकेले मत बैठें। अकेले बैठने से आप अपनी गुत्थियों को सुलझा नहीं पाएंगे। थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करें। ऐसा करने से आप डिप्रेशन से ठीक बच सकते हैं। जहां तक डायबिटीज की बात आपने की है, डायबिटीज का भी मूल कारण बहुत सारे हैं। ओबेसिटी हो जाना और स्ट्रेस लेना, इस कारण से हेरिडिटी फैक्टर्स हैं। तो आप यदि कुछ आसन करना शुरू कर देंगे, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कीजिए, पश्चिमोत्तान आसन करें और कुछ अन्य धनुर आसन कर सकते हैं। इसके करते हुए आप डायबिटीज जैसी शिकायत से मुक्ति पा सकते हैं। जहाँ तक जोड़ों के दर्द की बात आपने की है, तो जोड़ों के दर्द में जो संबंधित अंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे घुटनों में प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर लोगों को, तो घुटनों से संबंधित योग हमें समझ लेने चाहिए। घुटना संचालन विधि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और जानू शक्ति विकासक एक योग पद्धति आती है।
घुटनों को मिला करके खड़े होकर स्लाइटली मोड़ के उसे धीरे धीरे घुमाएं, घुटनों को क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ऐसा करने से घुटनों की जो बोन्स है उसमें एक मोबिलिटी पैदा होगी और आपके घुटनों की तकलीफ धीरे धीरे कम हो जाएगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमारे स्टूडियो में आए, इतने सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर पसंद आया होगा, और अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी बात कहना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने फीडबैक के लिए। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इस पर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो कल आपसे फिर से मुलाकात होगी रेडियो डॉक्टर में। तब तक आप सुनते रहिए रेनबो और जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।